Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and this is the third part of monetary policy. Right? In this part, I will discuss with you about the capital adequacy ratio and Basel norms. Right? These two topics I will cover in this lecture. कल मैं क्या स्टार्ट करूंगा? कल हम स्टार्ट करेंगे एनपीए एंड दैट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया हम डिस्कस करेंगे और कल हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी को फिनिश करेंगे और परसों हम क्या लेकर आएंगे आपके लिए फिजिकल पॉलिसी में हम इंशाल्लाह आ जाएंगे आपके लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस lecture through Triple S, the only platform for free education in Jammu and Kashmir, right? Having more than 90,000 subscribers, right? So let us start. सबसे पहले आप काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो कि ये लेक्चर देखें। दूसरी बात यह है कमेंट्स मेंशन किया करो कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैसे ये सीरीज जो है, जो हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं अभी तक, जो भी पढ़ा है आपको कैसा लगा, ये सब सीरीज आपको कितना आपने सीखा है इसमें, राइट? चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसल नॉर्म्स। सबसे पहले बेसल यहाँ पर जानेंगे हम। बेसल का मतलब क्या? बेसल एक जगह का नाम है स्विट्जरलैंड में, राइट? वहां पर एक कमेटी बनाई गई है, एक अकॉर्ड बनाया गया है, उसको हम नाम दिया जाता है बेसल नॉर्म्स या बेसल अकॉर्ड। क्वेश्चन आएगा कि ये बेसल लोकेशन कहाँ पर है? बेसल की लोकेशन स्विट्जरलैंड में, और वहां पर नॉर्म्स बनाए गए हैं। ठीक है, किसने नॉर्म्स बनाया ये हम जान लेंगे इसमें। इन 1974 ड्यू टू फेलियर ऑफ हर स्टेट बैंक ऑफ जर्मनी, the G10 group of developed countries, Spain and Luxembourg, formed a standing committee in 1974 under the support of BIS called the Basel Committee on Banking Supervision। इसका मतलब समझो क्या होता है। 1974 में क्या हुआ, एक स्टेट था, सॉरी एक बैंक था जर्मनी में, और उस बैंक का नाम था हर स्टेट बैंक ऑफ जर्मनी। बैंक का नाम था हर स्टेट बैंक ऑफ जर्मनी, ये इसका बैकग्राउंड है बेसल नॉर्म्स का। तो उस बैंक का नाम था हर स्टेट बैंक ऑफ जर्मनी, और ये इसका फेलियर हुआ है 1974 में। उसके बाद क्या किया गया? अब देखो कंट्रीज ने क्या किया। G10 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इनको बोलते हैं आप। ये 10 कंट्रीज का जो ग्रुप है जिसको आप G10 बोलते हैं, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज डेवलप्ड कंट्रीज, इसमें क्या आएगा, स्पेन भी आता है और लग्जमबर्ग भी इनके साथ था। इन्होंने एक कमेटी बनाई है, किन्होंने? G10 ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ने प्लस स्पेन प्लस लग्जमबर्ग, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक कमेटी बनाई है, उसको नाम दिया है स्टैंडिंग कमेटी। ये कब किया गया? 1974 में। किसके सपोर्ट से? BIS, बिस के सपोर्ट से। बिस का मतलब होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, और इन्होंने इस कमेटी को नाम दिया है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। कमेटी को नाम दिया गया बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, राइट? और किसके साथ इन्होंने बनाया, किसके सपोर्ट में बनाया? बिस के सपोर्ट में बनाया। कौन कौन सी कंट्री थी? G10 थी, उसके साथ स्पेन और लग्जमबर्ग था। कब बनाया गया? 1974 में। क्यों बनाया गया? क्योंकि हर स्टेट बैंक का फेलियर हुआ था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, बैंकिंग सुपरविजन के लिए हमें कमेटी बनानी चाहिए। इस कमेटी को बनाया कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की किस जगह पर बनाया? बेसल की जगह पर। इसीलिए उस जगह के बेसिस पे इस कमेटी को नाम रखा गया बेसल कमेटी, और जो इन्होंने नॉर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, उनको बोला जाता है बेसल नॉर्म्स। आई होप यू आर गेटिंग मी। नेक्स्ट, सिंस बिस हैज हेडक्वार्टर्ड इन बेसल, जो ये बिस है दैट मीन्स BIS का मतलब बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेसल में। दिस कमेटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम देयर। इस कमेटी को, जो बेसल कमेटी को नाम दिया गया है, वो इसलिए इसको नाम दिया गया बेसल कमेटी, क्योंकि बिस का हेडक्वार्टर कहां पर था? बिस का हेडक्वार्टर है बेसल में। द कमेटी कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अब यहां पर यह कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का मेंबर कौन था? जब इस कमेटी को बनाया गया, इस कमेटी का मेंबर जो है, जो भी सेंट्रल बैंक्स है, वो सभी मेंबर सेंट्रल बैंक्स के मेंबर्स थे, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के मेंबर्स थे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? RBI की बात करेंगे, सेंट्रल बैंक है। और हम इसके क्या बोलते हैं उसको,
कैपिटल मार्केट का कौन है, सेबी की बात करेंगे। इसका मतलब यही है, रेगुलेटर्स भी है, ठीक है, और जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो भी कहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, किसके, इस कमेटी के। नेक्स्ट है टिल नाउ, अभी तक 2020 तक या 2021 की बात यहाँ तक, बेसल नॉर्म्स हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टाइम्स। क्वेश्चन आपको आएगा एसएसबी में या केएस में, आपको क्वेश्चन आएगा कि अभी तक अप टू 2021 बेसल नॉर्म्स को कितने टाइम्स प्रोवाइड किया गया। आपको बोलना है अभी तक 3 टाइम्स बेसल नॉर्म्स को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। बेसल फर्स्ट 1988 में, नंबर सेकंड बेसल सेकंड नॉर्म्स आए 2004 में, और बेसल थर्ड के नॉर्म्स कब आए, 2010 में, ठीक है। ये नॉर्म्स दिया गया है 1988, एक ऑर्डर याद रखो, उसके बाद 2004 और उसके बाद 2010, राइट। ये 3 नॉर्म्स आए, इनको नाम दिया गया बेसल फर्स्ट, बेसल सेकंड, बेसल थर्ड। आगे जानेंगे हम। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस अ बेसल अकॉर्ड। जो बेसल नॉर्म्स जो है या बेसल अकॉर्ड है, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये इसका सबसे पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन जो है दैट इज सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडुकेसी। नंबर थर्ड मार्केट डिसिप्लिन। ये सभी जो है, ये तीनों के 3 फंक्शंस किसके, बेसल अकॉर्ड के। मिनिमम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, नंबर सेकंड सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडुकेसी, नंबर थर्ड जो है मार्केट डिसिप्लिन। ये 3 चीजें किस में बोला गया है, इस अकॉर्ड में बोला गया है। आगे हम जानेंगे इसके बारे में होता क्या है, राइट। अब आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई हैज इशूड डायरेक्टिव्स अंडर विच इंडियन बैंक नीड टू फॉलो बेसल 3 नॉर्म्स फ्रॉम 1st April 2013 and fully implemented by 31st March 2019। जो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिए, उसने बोला है कि हमें बेसल थर्ड जो है, बेसल थर्ड नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है। कब से इम्प्लीमेंट करना था हमें, 2013 से, ठीक है, बेसल थर्ड नॉर्म्स, और फुली इम्प्लीमेंट हमें करना है अप टू 31 मार्च। तो देखो यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक तो 2013 है और 2009 है, ठीक है। 2013 से हमें स्टार्ट करना है, जो भी नॉर्म्स है बेसल थर्ड नॉर्म्स है, स्टार्ट हम करेंगे 2013 से इन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, और कंप्लीट जितने भी ये नॉर्म्स है, इन सभी नॉर्म्स को 31 मार्च 2019 तक जो है फुली इम्प्लीमेंट में लाना है। किन नॉर्म्स को, बेसल थर्ड नॉर्म्स को, राइट। ये आरबीआई ने गाइडलाइन दी है किनको, बैंक्स को। लेकिन अभी तक बेसल थर्ड नॉर्म्स को नहीं लाया गया है। कहाँ पर, इंडिया में आरबीआई ने अभी तक नहीं लाया है। इसने बहुत सारी कोशिश की है, इसने बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसको डिले किया गया। अब बोला जाता है फ्रॉम 1st अप्रैल 2021 से बेसल थर्ड नॉर्म्स के हिसाब से आरबीआई जो है बेसल थर्ड नॉर्म से चलेगा। ये गाइडलाइंस देता है बैंक्स को कि आपको किस नॉर्म्स के हिसाब से चलना है, बेसल थर्ड नॉर्म से फ्रॉम 1st अप्रैल 2021 से, ठीक है। अभी तक हम किस हिसाब से चल रहे हैं, बेसल सेकंड के नॉर्म्स के हिसाब से। क्वेश्चन आएगा कि हम किस बेसल पे चल रहे हैं, हम पर चल रहे हैं बेसल सेकंड से हम चल रहे हैं, इन नॉर्म्स पे चल रहे हैं जो कि इंटरनेशनल सेटलमेंट पे बनाया गया है, बैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कैपिटल एडुकेसी रेशियो का मतलब क्या है। यहाँ तक आपने जाना थोड़ा सा बैकग्राउंड किसका, बेसल नॉर्म्स का, कहाँ पर बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, किसके साथ बनाया गया है, कौन कौन से मेंबर स्टेट कंट्रीज है, रेगुलेटर्स इसके साथ होते हैं, उसके साथ क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं। इनके 3 फंक्शंस भी हमने देखा है, मार्केट डिसिप्लिन, ये सब कुछ। उसके बाद हमने देखा आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी है, उसने बैंक्स को बोला है कि हमें क्या करना था, हमें क्या करना है, बेसल थर्ड नॉर्म्स को हमें स्टार्ट करना था, इंप्लीमेंट करना फ्रॉम 2013 और फुली इंप्लीमेंट करना था अप टू 31 मार्च 2019। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम 1st अप्रैल 2021 से हम बेसल थर्ड नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करेंगे फुली। ये कौन बोल रहा है, ये आरबीआई बोल रहा है। आगे देखते हैं हम कैपिटल एडुकेसी रेशियो। जेकेएसएसबी में क्वेश्चन बनेगा बेसल नॉर्म्स में, ये बताओ कि बेसल नॉर्म्स जो है इसकी लोकेशन कहाँ पर, बेसल की लोकेशन कहाँ पर, आपको बोला है स्विट्जरलैंड में। आपको बोला जाएगा बिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जिसको आप बोलते हो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपको बोलना है इसका हेडक्वार्टर है बेसल स्विट्जरलैंड में, राइट।
क्वेश्चन दूसरा तीसरा आ सकता है कि अभी इंडिया जो है किन नॉर्म्स पे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, आपको बोलना बेसल सेकंड नॉर्म्स पे। बात समझ में नहीं, क्वेश्चन आएगा कि अभी तक कितने नॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया गया है वर्ल्ड लेवल पे, मतलब इंडिया तो सेकंड के हिसाब से चल रहा है लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो है 3 नॉर्म्स आए हुए हैं। एक तो है बेसल फर्स्ट आया हुआ है, बेसल सेकंड आया हुआ है और बेसल थर्ड आया हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि बेसल थर्ड फर्स्ट नॉर्म्स को कब से इंप्लीमेंट किया गया, आपको बोलना 1988। फिर से सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं बेसल सेकंड कब से आया है, आपको बोलना 2004। आपको बोला जाएगा बेसल थर्ड नॉर्म्स कब आया है, आपको बोलना है 2010 से आया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ पर घुमा सकते हैं और पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है किसका, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। ये रेशियो होता है क्या, ये बैंक्स को क्या रखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन अगर देखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन वो है टोटल अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स, टोटल अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क-वेटेड एसेट्स इनटू 100। ये कैपिटल एडुकेसी रेशियो, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैपिटल एडुकेसी रेशियो। या वहां पर क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो किसके बराबर होता है, आपको बोलना है कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है वो होता है टोटल अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100%। आपको बोलना है कि इसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के फॉर्म में, लेकिन हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है हर एक चीज, तभी आपको कैपिटल एडुकेसी रेशियो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, तो यही हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला हमें एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, अंडरस्टैंड करो इस चीज को, कॉन्सेंट्रेट रहो, आपको ये समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने एक कंपनी बनाई है, उसको नाम मैंने रखा RB6। ये कोई कंपनी है, नाम मैंने रखा कंपनी का RB6, ठीक है। न्यू कंपनी बना ली मैंने, कोई कंपनी या स्टार्ट की मैंने कंपनी। अब देखो मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू रेज मनी। मुझे क्या करना है, इस कंपनी तो बनाया मैंने, अब मुझे इस कंपनी के लिए मनी रेज करना है, मुझे अब पैसों की ज़रूरत है, मुझे मुझे मनी को रेज करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मैंने एक कंपनी बनाई है, मेरे शेयर्स होंगे क्योंकि कंपनी में शेयर्स होते हैं, अब मैं इन शेयर्स का यूज़ करूँगा। जो भी मेरे पास इस कंपनी के शेयर है, उन शेयर्स को मैं अब बेचूंगा मार्केट में। मार्केट में क्यों बेचूंगा, इसीलिए क्योंकि कोई पर्सन अगर होगा वो मेरे शेयर्स को खरीदेगा और मुझे पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अब जो कंपनी के शेयर्स है मेरे, मैंने उसको सपोज पर्सन ए को बेचा, पर्सन बी को दिया, पर्सन सी को दिया, बहुत सारे लोगों को दिया, ठीक है। सपोज उसमें मैं बोलता हूं कि पर्सन ए ने कम से कम 100 शेयर्स को बाई किया, जो भी मेरे शेयर्स थे, पर्सन ए ने बोला कि मुझे आपके 100 शेयर्स चाहिए, तो मैंने खरीद बेचा उसको, ठीक है। पर्सन बी ने 200 शेयर्स और पर्सन सी ने 300, पर्सन 4 ने 400, इस तरीके से मैं शेयर्स को बेच रहा हूँ। कोई पर्सन आ रहा है, उसको बोल रहा है मुझे एक ही शेयर चाहिए आपका, तो मैं आपको उसको एक शेयर देता हूं और वो खरीदता है और मुझे वो पैसे चाहिए होते हैं। जब मैं शेयर्स को खरीद बेचता हूं और फिर वो मुझे पैसे देते हैं, उन शेयर्स को मुझे क्या करना होता है, कुछ टाइम के बाद वापस खरीदना होता है। आ रही बात समझ। अब हम आगे जानेंगे कितने टाइम के बाद वो एग्रीमेंट में होता है कि आप कभी एक शेयर्स को खरीदोगे मार्केट से। आ रही बात समझ। जो मैंने खरीदा था, अब जो मैंने बेचा था, जो मैंने खरीदा था शेयर, सॉरी बेचा था मार्केट में शेयर पैसों के बदले, अब मुझे उन शेयर्स को वापस उनसे खरीदना भी होता है। आगे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब ये है दैट मीन्स पर्सन ए बी सी बिकम नाउ पार्ट ऑफ माई कंपनी। अब कंपनी तो मेरा है, ठीक है। अब मैंने पर्सन ए को शेयर दिया, पर्सन बी को शेयर दिया, पर्सन सी को। इसका मतलब इसने RB6, मतलब ये कंपनी का नाम है, पर्सन ए ने भी RB6 कंपनी का शेयर खरीदा, पर्सन बी ने भी, पर्सन सी ने भी। इसका मतलब ये तीनों पर्सन जो हैं अब ये क्या बन गए, कंपनी का पार्ट बन गया है, ठीक है। ये तीनों के तीन मेंबर्स बने, किसके, कंपनी के मेंबर्स बने। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन पर्सन्स को, तीन पर्सन्स को क्या बोलूंगा जिन्होंने भी शेयर खरीदा मुझसे, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आई विल नॉट टेल ABC अबाउट व्हेन आई विल पे द मनी बैक। मैं नहीं बोलूंगा इनको कि मैं कब पैसा आपको प्रोवाइड करूंगा। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्यों नहीं बोलूंगा कि मैं पैसा, वो बोलेंगे मुझे आप हमें कब ये पैसा वापस दोगे, जो मैंने उनको शेयर्स बेचकर शेयर्स बेचा और पैसे लिए उनसे। मैं उनको बोलूंगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं कि मैं आपको ये पैसे कब वापस दूंगा, लेकिन इतना श्योर है कि अगर मेरे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है आगे 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, तो उससे आपको फायदा होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कंपनी अगर
ग्रो कर रही है। अब आप बोलोगे कंपनी कैसे ग्रो कर रही है? सपोज पर्सन, इस कंपनी ने इनको शेयर भेजा, पर्सन ए को 100 शेयर्स भेजा, लेकिन एक शेयर का कीमत जो है वो 1 रुपीज है, 1 रुपी है अभी। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, अगर इसी शेयर का वैल्यू जो है वो एक शेयर का 100 रुपीज होता है, एक शेयर का वैल्यू 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में 100 रुपीज होता है, तो कंपनी जो पर्सन ए ने 100 शेयर्स खरीदा है, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना होगा 100 शेयर्स का? इसका मतलब 10,000, मतलब 100 शेयर्स का उसका 10,000 रुपीज जो है फायदा हो रहा है। आ रही बात समझ? इसका मतलब कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है और उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि आगे अगर इसने 100 शेयर्स को खरीदा है लेकिन उसका प्राइस नहीं है मार्केट में, उसका वैल्यू उतना नहीं है मार्केट में, तो कंपनी लॉस में जा सकता है। जब कंपनी लॉस में जाएगा तो लॉस होने के बाद कंपनी के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, किसको? इन पर्सन को जिन्होंने शेयर खरीदा है। तो इसीलिए ये कंपनी क्या कर रही है, ये वो इनको नहीं बोल रहा मैं आपको कब तक आपको पैसे वापस दे सकता हूँ। हाँ, इतनी श्योरिटी देता है कि अगर, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आई कैन ओनली टेल देम दैट इफ माई कंपनी अर्न्स प्रॉफिट एंड बिकम सक्सेसफुल यू विल आल्सो गेट बेनिफिट। इतना मैं बोल सकता हूँ उनको कि अगर मेरी कंपनी आगे जो है प्रॉफिट कमाने लगी, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको भी उससे बेनिफिट हो जाएगा, आपको भी उसमें से शेयर मिल जाएगा, क्योंकि आपने भी हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। तो इन शेयर्स का वैल्यू अगर आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स कंपनी ग्रो करेगी, तो उसको भी आपको भी उसमें से फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर फेल हो गया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अरे बात समझ, ये भी वो बोलता है अगर कंपनी फेल हो गई है आगे से 2 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो मैं आपको इसलिए नहीं मतलब ये प्रोवाइड करूंगा, मनी कब तक मैं प्रोवाइड करूंगा ये मुझे पता नहीं है। आगे देखो क्या होता है जब एक कंपनी खोला जाता है। अब मैंने बोला पर्सन, कंपनी जो थी, इसने शेयर्स को बेचा, ए को, बी को, सी को। तो ए बी सी ने शेयर्स को खरीदा है। अब जो शेयर्स ए बी सी ने खरीदा है, इनको बोला जाता है इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है जब एक कंपनी शेयर्स को बेचता है मार्केट में, पर्सन्स को, किसी भी इंडिविजुअल को, ए बी सी को, और उनसे पैसे जनरेट करता है उन शेयर्स को बेचकर, उनको उसको नाम दिया जाता है इक्विटी शेयर्स। यही मैंने लिखा, द मनी विच आई रेज्ड बाय सेलिंग द शेयर्स टू ABC इज नोन एज इक्विटी शेयर। इसको इक्विटी शेयर का नाम दिया जाता है। जो भी मैंने शेयर बेचा है और उस शेयर से मैंने जितना भी मनी जनरेट किया है, उन शेयर्स को मैंने नाम दिया जाता है इक्विटी शेयर्स। आई होप यहाँ तक समझ आएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी शेयर्स? आपको बोलना है इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि मार्केट में बेचकर उससे मनी जनरेट किया जाता है, उसको इक्विटी शेयर का नाम दिया जाता है। दीज इक्विटी शेयर्स आर परमानेंट एसेट्स। ये परमानेंट एसेट्स होते हैं फॉर ए कंपनी, बिकॉज ये कंपनी के लिए एक परमानेंट एसेट होता है। कौन सा? ये इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इससे इसको ये जनरेट, पैसा जनरेट करता है पर्सन ए से, पर्सन बी से, पर्सन सी से, बिकॉज ए बी सी विल नाउ बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। क्योंकि अब पर्सन ए ने शेयर लिया, बी ने शेयर लिया, तीन सी ने क्या किया, शेयर खरीदा है। मतलब इसने 100, इसने 200, इसने 300, जो जितना शेयर खरीद रहा है उसको इतना शेयर मिल रहा है, किसमें? कंपनी की ओनरशिप में। इसलिए इसको बोला जाता है ये परमानेंट एसेट होता है। क्वेश्चन अगर आएगा कि इक्विटी शेयर्स परमानेंट एसेट्स होते हैं या नॉन परमानेंट एसेट्स, आपको बोलना है इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज परमानेंट एसेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर्सन इन शेयर्स को खरीद रहा है वो पर्सन को क्या मिलता है, उसको ओनरशिप भी मिलती है। जिसकी जितनी परसेंटेज होती है शेयर्स को खरीदने में, उसको उतनी परसेंटेज मिलती है ओनरशिप की। सपोज कंपनी के पास 100 शेयर्स है। आ रही बात समझ? ये कंपनी के टोटल शेयर्स 100 है। पर्सन ए ने खरीदा 20 शेयर्स, पर्सन बी ने खरीदा 5 शेयर्स, सॉरी बी ने, पर्सन सी ने जो है उसने खरीदा सपोज 22 शेयर। इसका मतलब पर्सन ए जो है ये 20% क्या है, इसकी ओनरशिप है, किसमें? कंपनी में। पर्सन बी को कितना है, 5%, और पर्सन सी को कितना, 22% शेयर है, किसमें? इस कंपनी में। और ये ओनर्स बनते हैं, और इसका मतलब इसीलिए इक्विटी शेयर्स को नाम दिया जाता है परमानेंट एसेट्स का नाम। आई होप यहां तक समझ आएगा। और यहां पर यह भी आपको पता चला कि एक कंपनी कैसे मनी को रेज करती है। कैसे करता है?
वो अपने शेयर्स को मार्केट में बेच देता है। ठीक है? इस तरीके से एक कंपनी मनी को जनरेट कर पाता है। दूसरा तरीका जो है कंपनी का, अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों बोल रहे हैं इतना डिटेल में? जब तक आप ये डिटेल में नहीं समझोगे तो आपको कैपिटल एडोकेसी रेशियो समझ में नहीं आएगा। डेफिनेटली आप तो फार्मूला तो याद नहीं रखोगे, डायरेक्टली फार्मूला लिखा टिक किया नहीं, इसके पीछे बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको ये इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आप चीज़ों को याद रख सकते हो। नंबर सेकंड तरीका देखो, कंपनी कैसा कि किस तरीके से क्या कर सकता है, मनी को रेज़ कर सकता है और उसको उस तरीके को बोला जाए तो वो किन का यूज़ करेगा? डिबेंचर्स, ठीक है? डिबेंचर्स का यूज़ करता है कंपनी। अब क्वेश्चन है, ये डिबेंचर्स का मतलब होता क्या है? अदर वे टू रेज द मनी इज थ्रू डिबेंचर्स। अब देखो डिबेंचर्स का मतलब होता है ये एक बॉन्ड होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वैसे एग्जैक्टली एक बॉन्ड होता है। इसमें लिखा होगा वैल्यू शेयर्स का, 100 शेयर, 200 शेयर्स, 300 शेयर्स का बॉन्ड बनाया जाता है, 400, 500, 1 लाख शेयर्स का बॉन्ड बनाया जाता है और उस पर लिखा होता है ये बॉन्ड जो है ये कितने शेयर्स का बॉन्ड है। इसमें लिखा जाता है कि आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा इसके ऊपर। सपोज इस डिबेंचर को मैं किसी पर्सन को बेच रहा हूँ, वो खरीद रहा है उसको और मुझे पैसे दे रहा है, मेरी कंपनी में पैसे दे रहा है, ठीक है? तो अब मैं जब उसको खरीद रहा हूँ, जब बेच रहा हूँ, जब मैं खरीदूंगा उससे तो उसको मैं दे रहा हूँ 7% एक्स्ट्रा, जो भी उसने मुझे पैसा दिया होता है उस पर मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, उस पर 7% इंटरेस्ट रेट पे मैं उसको वो देता हूँ, क्या बोलते हैं, शेयर्स को देता हूँ, ठीक है? और मैं बोल रहा हूँ इसको 10 साल के बाद मैं इन शेयर इस शेयर को आपको आपसे खरीद लूंगा और 7% इंटरेस्ट रेट पे। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, बॉन्ड का मतलब होता है ये एक इस तरीके से होता है, इसमें लिखा होता है कि 100 शेयर्स मैंने बनाया, मैंने लिखा कि ये इसमें 7% इंटरेस्ट रेट है। ये मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, 8 भी लिख सकता हूँ, 10 भी लिख सकता हूँ और मैं लिख रहा हूँ मैच्योरिटी पीरियड 10 साल। इसको मैंने बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सन ए को बेच रहा हूँ। मैं पर्सन ए को बोल रहा हूँ ये मेरा शेयर है, 100 शेयर है, ये मैं आपको बेच रहा हूँ। 10 साल के बाद मैं आपसे वापस ले लेता हूँ और आपको मैं इस पे कितना पैसा दूंगा एक्स्ट्रा, आपको देता हूं मैं कितना, 7% इंटरेस्ट पे। आ रही बात समझ? इसका मतलब पर्सन ए जो है इसको सपोज 1000 रुपीज दे रहा है इस शेयर, इस बॉन्ड के बदले, ठीक है, इस डिबेंचर के बदले। अब देखो ये पर्सन क्या करेगा, इसको कितना मिलेगा, एक तो ये कंपनी इसको ये 1000 रुपीज वापस दे देगा पर्सन ए को और उसके एक्स्ट्रा कितना देगा, 7% इसका। आ रही बात समझ? इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब एक कंपनी जो है वो मनी रेज करते हैं बाय इशूइंग क्या, डिबेंचर्स। बात समझ में आ रही है? और इसी को नाम बोला जाता है, दिस इज नोन एज डिबेंचर्ड एसेट, और इसको डिबेंचर्ड एसेट बोला जाता है। ये नॉन परमानेंट एसेट होता है, नॉन परमानेंट कैपिटल होता है। किसके लिए? क्या बोलते से कंपनी के लिए नॉन परमानेंट होता है। बात समझ में आ रही है? ये परमानेंट नहीं होता है। अब क्वेश्चन है ये परमानेंट क्यों नहीं है, आगे हम जानेंगे इसके बारे में। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी ओनरशिप इनको नहीं मिल रही है। यहाँ पर कोई ओनरशिप नहीं है, बस इतना इसको बोला जाता है कि 10 साल, क्योंकि इसमें लिखा है 10 साल के बाद आपसे मैं इसको खरीदूंगा, वापस ले लूंगा आपसे और आपको मैं अपने पैसे दे दूंगा विद 7% इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि ये 10 साल के बाद इसको वापस मिल रहा है पर्सन को ये अपने पैसे, और कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद रहा है, तो दैट मीन्स इसीलिए इसको परमानेंट नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर कोई ओनरशिप नहीं दिया जाता। ये बॉन्ड पे ही लिखा होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ये बॉन्ड पे ही लिखा होता है 10 साल के बाद खरीदना ही खरीदना, और कंपनी को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा उस पर्सन से। एक और चीज देखो, कंपनी ने इस डिबेंचर को या इस कोई भी शेयर है इसको पर्सन ए को दिया, बेचा है। अब इसको पता है इस पर्सन ए को मुझे इसको वापस कब करना है, 10 साल के बाद। अब ये क्या करेगा, ये पर्सन बी को दे देगा। ये ध्यान से समझो, पर्सन ए जो है, जो इसने जो कंपनी ने इसको ये डिबेंचर दिया है, शेयर दिया है, पर्सन ए जो है पर्सन बी को खरीद खरीद सकता है इसको बोलने के बगैर। उसको अपनी मर्जी, वो उसको क्या करेगा, क्योंकि उसको पता मुझे 10 साल के बाद देना है। लेकिन अब पर्सन ए जो है ये किसको देता है, पर्सन बी को देता है। पर्सन ए को पता है कि मुझे 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जब मैं इसको वापस करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा 7% मिलेगा उस पर, वो कंपनी देगा। पर्सन ए कर रहा है इसी शेयर को बेच रहा है पर्सन बी को, लेकिन ये 10 साल के लिए नहीं, ये 8 साल के लिए इसको देगा, क्योंकि उसको पता है कि 8 साल के अंदर अंदर मेरे पास वापस आ जाएगा ये शेयर। क्योंकि अगर पर्सन ए बेच रहा है पर्सन बी को तो पर्सन ए को भी इसको खरीदना है वापस, लेकिन पर्सन ए बोल रहा है इसको कि मैं 8 साल के बाद वापस खरीदूंगा और मैं आपको कितना देता हूं, मैं आपको 4% इंटरेस्ट रेट पे खरीदूंगा इसको।
बात समझ में आ रही है? तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 8 साल के लिए इसलिए बेच रहा है क्योंकि इसको पता है यहाँ पर मुझे 10 साल के अंदर अंदर इसको वापस देना है। तो 8 साल के बाद ये बी से वापस ले लेता है, और ए जो है इसको पता है 10 साल के बाद वापस करना है, ए किसको, कंपनी को वापस कर रहा है। अब इसका मतलब अगर बी जो है, जैसे सपोज यहाँ पर ए ने इस कंपनी को, पर्सन बी को इस शेयर को दिया, तो ओनरशिप किसके पास थी, ए के पास। जो ही इस शेयर को इसने किसी और पर्सन को बेचा, अब इसका मतलब कंपनी की ओनरशिप किसको मिल रहे हैं, पर्सन बी को मिल रहा है। इस बात को हमेशा याद रखो। लेकिन अगर वो इससे खरीद रहा है वापस फिर, तो इसका मतलब कंपनी ए ही फिर से ओनर बनेगा, जिसने जो भी इसने शेयर खरीदा होगा कंपनी में। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरा तरीका क्या था, डिबेंचर्स को बेचकर हम शेयर्स को जनरेट करते हैं, और जो डिबेंचर्स होते हैं ये नॉन परमानेंट एसेट्स होते हैं या नॉन परमानेंट कैपिटल होता है। क्यों ये नॉन परमानेंट होता है, इसलिए क्योंकि ये 10 साल के बाद या 8 साल के बाद इसको वापस खरीदता है कौन, कंपनी इसको वापस खरीदता है, किससे, इस पर्सन ए से, और उस पर्सन ए को इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? ओनरशिप नहीं मिल रहा लेकिन इंटरेस्ट इस पे मिलता है, इसलिए ये नॉन परमानेंट है। तीसरा जो है, सॉरी यहां पर एक और चीज है, एक सेकंड रुको। यहां पर मैंने लिखा है एक पॉइंट, इक्विटीज आर गिविंग यू ओनरशिप इन ए कंपनी। इक्विटी से क्या मिलती है, ओनरशिप मिलती है कंपनी में। ठीक है, इक्विटी शेयर से परमानेंट कैपिटल इन ए कंपनी, और ये पॉइंट भी मैंने बोला कि इक्विटी शेयर जो होता है ये परमानेंट कैपिटल होता है एक कंपनी के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका मेरे पास मनी को रेज करने के लिए क्या है, मैं डिबेंचर्स को इशू करूंगा, और ये डिबेंचर क्या होता है, ये एक नॉन परमानेंट कैपिटल होता है। थर्ड तरीका जो मेरे पास है वो क्या है, थर्ड वे आई कैन रेज द मनी इज आई विल इशू यू द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ध्यान से देखो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है, एक होता है डिबेंचर, दूसरा होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। और ये कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होता है ये होता है सेमी परमानेंट होता है। जैसे एक परमानेंट होता है, दूसरा नॉन परमानेंट होता है, तीसरा सेमी परमानेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझो, कंपनी ने पर्सन ए को दिया है शेयर, लेकिन कौन सा, डिबेंचर दिया पर्सन ए को, और कंपनी को पता है मुझे 10 साल के बाद उसको वापस खरीदना है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया डिबेंचर। लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है, ये पर्सन ए को अपना डिबेंचर बेच रहा है, पर्सन ए से पैसा ले रहा है, और अब 10 साल के बाद पता है कि इसको वापस खरीदना है, कंपनी वापस खरीदेगी, लेकिन कंपनी बोल रही है इसको, अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। इस डिबेंचर को किस में कन्वर्ट किया है, इक्विटी शेयर्स में। इसका मतलब अब ये पर्सन ए क्या बनेगा, इसका ओनर बनेगा, ओनरशिप इसको मिलेगी कंपनी की। इसी को बोला जाता है सेमी परमानेंट। यही मैंने लिखा, द थर्ड वे आई कैन रेज मनी इज दैट आई विल इशू द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, मैं इशू करूंगा कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स है, लास्ट में 10 साल के बाद मैं क्या कर सकता हूं, इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करूंगा किस में, इक्विटी शेयर्स में। डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया, इसी को नाम दिया जाता है सेमी परमानेंट। तो दैट मीन्स बैंक में क्या होता है, एक परमानेंट कैपिटल होता है और इसको नाम दिया गया है टियर फर्स्ट कैपिटल। नॉन परमानेंट कैपिटल को टियर सेकंड कैपिटल बोलते हैं, और सेमी परमानेंट को बोलते हैं एडिशनल टियर फर्स्ट कैपिटल। क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकते हैं, अगर वो क्या पूछ सकता है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है कि परमानेंट कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड एज टियर फर्स्ट कैपिटल, टियर सेकंड कैपिटल, टियर थर्ड कैपिटल। आपको करना है टियर फर्स्ट कैपिटल। पर नॉन परमानेंट टियर सेकंड कौन सा कैपिटल होता है, आपको बोलना है टियर सेकंड नॉन परमानेंट कैपिटल होता है। क्वेश्चन आएगा एडिशनल टियर फर्स्ट कैपिटल किसको बोलते हैं, आपको बोलना है सेमी परमानेंट को। क्वेश्चन आएगा टियर फर्स्ट का मतलब क्या था, आपको बोलना है परमानेंट कैपिटल को। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो यहां पर जब मैं टियर फर्स्ट कैपिटल को प्लस टियर सेकंड कैपिटल को प्लस टियर थर्ड कैपिटल को ऐड करूंगा, तीनों को ऐड करूंगा, जितना भी ये अमाउंट है, जितना भी इसका वैल्यू है, इनको तीनों को ऐड करूंगा। इसका मतलब मैं परमानेंट कैपिटल, परमानेंट एसेट्स को, सॉरी कैपिटल फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड को ऐड कर रहा हूं, और एडिशनल वाला जो फर्स्ट है, एडिशनल फर्स्ट टियर जो है, इन तीनों को ऐड कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या निकल के आता है, टोटल अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स। और यही मुझे समझाना था कि टोटल अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स का मतलब यहां पर यही होता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो में। देखो अभी पहला वाला पार्ट ही यहां पर है जो आपने इसका समझा है।
अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है ये तो है टोटल अनएम्प्लॉयड कैपिटल फंड्स। अभी टोटल अनएम्प्लॉयड कैपिटल फंड्स क्या है, ये टीयर फर्स्ट आता है, ये आता है टीयर सेकंड आता है और एडिशनल टीयर फर्स्ट आता है। अब आपको पता है एडिशनल टीयर फर्स्ट, आपको पता है टीयर फर्स्ट क्या है, ये क्या है, ये इक्विटी शेयर्स हैं, और आपको सेकंड पता है ये डिबेंचर्स के हैं, और एडिशनल पता है आपको ये क्या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, और आपको ये भी पता है फर्स्ट क्या है, ये परमानेंट है, सेकंड क्या है आपको ये नॉन परमानेंट है, थर्ड आपको पता है सेमी परमानेंट है। मतलब आप एट द एंड हम क्या कर सकते हैं, इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये होता है टोटल अनएम्प्लॉयड कैपिटल फंड्स। क्वेश्चन आएगा टोटल अनएम्प्लॉयड कैपिटल फंड्स का मतलब क्या, आपको बोलना टोटल अनएम्प्लॉयड कैपिटल फंड्स का मतलब होता है टीयर फर्स्ट कैपिटल, टीयर सेकंड कैपिटल प्लस एडिशनल टीयर फर्स्ट कैपिटल इज कॉल्ड एज टोटल अनएम्प्लॉयड कैपिटल फंड्स। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ये इसको लेकर आया हूं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है। पेनिस ये तो हो गया। ठीक है, हाँ ये भी मैंने आपको बोला। ठीक, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया राइट। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, ये तो मैंने आपको बोला है। ठीक, हाँ अब देखो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर जो देखो, अब मैंने तो आपको बोला कैपिटल एडुकेसी रेशियो मतलब टोटल अनएम्प्लॉयड कैपिटल फंड्स, ये मैंने आपको समझाया टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड एडिशनल टीयर फर्स्ट। अब यहाँ पर समझो टोटल रिस्क वेटेड एसिड्स क्या है, मतलब ऐसे एसिड्स जो कि रिस्क है, मतलब जो कि हम जो भी एसिड्स होते हैं जो हमने हमारे पास लोन होता है उस पर कितना रिस्क है, क्या हमें वो रिकवर होगा या नहीं होगा, इसको हम जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर यही हम मैंने लिखा है कि टोटल रिस्क वेटेड एसिड्स क्या होता है, उसके बाद ही हमें फुल समझ में आ जाएगा कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या है। सपोज यहाँ पर एसिड्स जो होते हैं, एसिड क्या होता है बैंक का, वो लोन है। जब बैंक लोन देता, क्वेश्चन आएगा अगर बैंक लोन देता है, वो लोन बैंक के लिए क्या आपको बोलना है, बैंक के लिए वो एसेट होता है। एक बारोअर के लिए वो जो लोन लेता है वो इसके लिए क्या होता है, वो उसके लिए लाइबिलिटी होती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसको वो रिपे करना ही करना पड़ता है विद इंटरेस्ट रेट के साथ। और ये एसेट बैंक के लिए क्यों है, क्योंकि बैंक को उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन एसेट। अब यहां पर जब आप लोन देखते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, आप बैंक के पास जाते हो, उसको बोलते हो मुझे लोन चाहिए, ठीक है, बैंक बोल रहा है ठीक है ले लो। आप बोल रहे हो मुझे होम लोन चाहिए या हाउस लोन बोलो। आप पर्सन जा रहा है, कोई पर्सन जा रहा है वो बोल रहा है मुझे पर्सनल लोन चाहिए, कोई जा रहा है ऑटो रिक्शा वाला उसको ऑटो लोन चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, तो बैंक उसको लोन दे रहा है। लेकिन अब जैसे ये लोन दिया जाता है और उनको पता होता है कि जब हम हाउस लोन देते क्या ये रिस्की है या नहीं है, सबसे पहले ये जानो हाउस लोन रिस्की नहीं है। आप बोलोगे अब हाउस लोन रिस्की क्यों नहीं है, सपोज मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, मैं बैंक के पास जाता हूं और उसको बोल रहा हूं मुझे चाहिए 20 लाख रुपीस। वो बोलेगा भाई किसके लिए, किस लिए, मैं बोलूंगा मुझे हाउस लोन चाहिए। अब वो बोले ठीक है ले लो हाउस लोन। ठीक है, आपको ये ईएमआई भी रखेगा, मुझे ईएमआई भी रखेगा, क्या क्या करना है, इतना इंस्टॉलमेंट आपका है 10,000 20,000 या 30,000 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये रिपे करना है विद इंटरेस्ट रेट के साथ। मैं बोलूंगा ठीक है भाई। अब ये रिस्की क्यों नहीं है, अगर मैं इसको रिपे नहीं कर रहा हूं, बैंक को ईएमआई नहीं भर रहा हूं, तो दैट मींस आप ये सोचो कि मैं अगर ईएमआई नहीं भर रहा हूं, ये तो बैंक के लिए रिस्की बनेगा। मैं बोल रहा हूं ये रिस्की नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि उसने तो उसका घर तो खरीदा है लेकिन ईएमआई नहीं भर पा रहा है वो, तो बैंक क्या करेगा, वो इसी के घर को खरीदेगा। ठीक है, उस पर्सन ने खरीदा होगा सपोज 20 लाख में, और बैंक इसको क्या करेगा, सीज करके मार्केट में बेचेगा, जितना भी उसका वैल्यू आ जाएगा वो रिकवर करेगा बैंक। तो दैट मीन्स आप और पूरे का पूरा मनी रिकवर हो जाएगा। और इसका मतलब होता है होम लोन जो होता है या हाउस लोन होता है, ये रिस्क एलिमेंट इसमें 0 होता है। कुछ बात समझ में आ रही है, कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि बैंक इसी को यूज करेगा, इसी घर को बेचेगा। फिर जो भी अगर बैंक ने उसको 20 लाख रुपीस का लोन दिया हुआ है, ठीक है, और बैंक इसको मार्केट में बेचेगा, और इसको सपोज 30 लाख पे आ सकता है, 20 लाख पे आ सकता है, 25 पे आ सकता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी रिस्क इसका नहीं है। समझ आ रही है? लेकिन पर्सनल लोन है, क्या ये रिस्क है? हाँ 100% रिस्क है इसको। आप तो लोन लिया पर्सनल लोन, लेकिन पर्सनल लोन या तो कंजप्शन के लिए आप यूज करोगे, खाना पीने के लिए, उसमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, मतलब ये कि आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हो फिर बैंक को रिपे कर रहे हो।
तो इसका मतलब जो यहाँ पर्सनल लोन है 100% रिस्क है। आपने तो खर्च किया पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, आप घूमने गए, फॉर एग्जांपल आप स्विट्जरलैंड चले गए, आप यूएसए चले गए घूमने के लिए, ठीक है, पिकनिक चले गए, जो भी है, इसका मतलब आपने कंजप्शन पे उसको यूज़ किया हुआ है, तो दैट मीन्स कोई भी आपका उस पर प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसका मतलब वो लोन जो होता है, फिर अगर बैंक चाहेगा उसको रिकवर करना, बैंक को बहुत डिफिकल्ट होता है उसको रिकवर करना। दैट मीन्स मैंने कल भी बोला था, कल वाले या परसों वाले लेक्चर में, कि पर्सनल लोन रिस्की होता है। अब ऑटो लोन की बात करोगे आप, ऑटो लोन क्या होता है? ऑटो लोन रिस्की होता है लेकिन उतना नहीं है, 40 to 50% रिस्की होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑटो वाले ने ऑटो ले लिया, तो डेफिनेटली पहले वो क्या करेगा, जब वो ऑटो चलाना शुरू करेगा, नया नया ऑटो लिया उसने, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का ऑटो लिया उसने, तो पहले जो चलाएगा वो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो रिकवर करेगा ही बैंक को स्टार्टिंग में, ठीक है। सपोज 20%, 30%, 40 या 60% रिकवर किया, लेकिन अगर दूसरी बात वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, बैंक जो ऑटो वाला है रिकवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन बैंक को पता है इसने इससे ऑटो लिया हुआ है, अब वो क्या करेगा, उसके ऑटो को सीज करेगा, उस ऑटो को बेचेगा। सपोज उसने ऑटो खरीदा था 5 लाख का, लेकिन अब बैंक को 5 लाख तो नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी का जो जो आपने खरीदा उसका प्राइस कम होता जा रहा है। 2 साल 3 साल बाद चलाओगे आप गाड़ी, कोई कार खरीद रहे हो आप 10 लाख की, फिर किसी को बेच रहा आपको 5 लाख में मिल जाते हैं। इसी तरीके से 20 लाख का ऑटो तो खरीदा था उसने, लेकिन बैंक को यहाँ से कितना रिकवर हो रहा है? सपोज बैंक को 3 लाख से कवर हो रहा है, क्योंकि 2-3 सालों के बाद अगर ये चलाता है फिर इसको मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है, तो इसका कम वैल्यू जो होता है वो कम होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसका रिस्क फैक्टर जो होता है वो 40 to 50% बन जाता है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। और इसी को नाम दिया जाता है टोटल रिस्क वेटेड एसिड्स, और इनको सबको ऐड किया जाता है। जो भी बैंक लोन देता है, और हर टाइप ऑफ लोन में देखता होगा रिस्क फैक्टर कितना है। जितना भी रिस्क फैक्टर होता है, जो भी लोन देता है पूरे साल में, सपोज 100 टाइप्स ऑफ लोन बैंक देता है, और 100 टाइप्स ऑफ लोन्स में क्या करता है, वो देखता है किस लोन में कितना रिस्क फैक्टर है, और उसी रिस्क फैक्टर को ऐड करता है जा रहा है, और पता करता है कि किसके साथ टोटल कैपिटल एडोकेसी रेशियो कितना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। द वर्ड बॉन्ड इज यूज्ड व्हेन इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बॉन्ड का यूज मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब ये होता है, इसको इशू किया जाता है जब इसको गवर्नमेंट इशू करता है, तो इसको नाम दिया जाता है बॉन्ड। ये लिखा मैंने, द वर्ड बॉन्ड इज यूज्ड व्हेन इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट। जब इसको गवर्नमेंट इशू करेगा उसको आप नाम बोल सकते हो, उसको बॉन्ड, उस वर्ड का नाम बॉन्ड दिया जाता है। लेकिन द वर्ड डिबेंचर इज यूज्ड व्हेन इट इज इशूड बाय, कोई भी कॉर्पोरेट होता है, कोई भी कंपनी होती है, अगर कंपनी क्या करता है, शेयर्स को बेच रहा है, बॉन्ड बनाता है, लेकिन उस टाइम उसको बॉन्ड नहीं बोलते, उसको डिबेंचर बोलते हैं। और यही अगर क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, गवर्नमेंट बेच रहा है, ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको परसों बोला था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इसी तरीके से होता है। उसमें लिखा होता है अमाउंट, उसमें लिखा होता है मैच्योरिटी पीरियड, उसमें लिखा होता है इंटरेस्ट रेट, उसको नाम दिया जाता है बॉन्ड। तो बॉन्ड गवर्नमेंट यूज करता है, और एग्जैक्टली कोई कॉर्पोरेट अगर होता है, कोई कंपनी अगर होती है, वो भी इसी तरीके से लिख रहा है इसको, लेकिन इसको उस टाइम नाम दिया जाता है डिबेंचर। तो डिबेंचर्स आर यूज्ड बाय कॉर्पोरेट्स एंड बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो फॉर रिस्की एसेट्स व्हाट आरबीआई नॉर्म्स आर सेइंग, आरबीआई के नॉर्म्स क्या बोल रहे हैं इसके लिए? अगर रिस्की एसेट्स, अगर आपका एसेट है जो आपने लोन दिया है, उसका रिस्क फैक्टर अगर है, तो उसके लिए क्या बोल रहा है आरबीआई? आरबीआई बोल रहा है, आरबीआई सेइंग दैट द टोटल रिस्की assets should be maintained at 9% and not beyond that। क्वेश्चन आएगा कि टोटल रिस्की एसेट्स कितना होना चाहिए एक बैंक के पास? 9% होना चाहिए, 9% से ज्यादा लोन रिस्की एसेट्स नहीं होना चाहिए बैंक्स के पास। बस इस पॉइंट को हाईलाइट करो कि क्वेश्चन अगर आएगा कि टोटल रिस्की एसेट्स कितना मेंटेन रखना पड़ता है बैंक्स को एज पर आरबीआई की गाइडलाइन से, उनको कितना रखना होता है? 9%। वो 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 9 से कम, 9 से ज़्यादा नहीं। आ रही बात समझ? ये किसको रखना पड़ता है? बैंक्स को रखना पड़ता है। सो कैपिटल एडोकेसी रेशियो का मतलब होता है क्या है? अब जो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताई है उस वही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो कैपिटल एडोकेसी रेशियो इज द रेशियो दैट इंश्योर स्टेबिलिटी, soundness and strength of any financial institution, that ensures that it is able to withstand with reasonable degree of losses। ये क्या होता है? ये हमें इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि बैंक की स्टेबिलिटी कितना है, ये कितना स्टेबल है, ये कितना साउंड है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है,
किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, फॉर कोई भी बैंक आप ले लो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो, इस कैपिटल एडुकेसी से ही पता चल रहा है कि एक बैंक की स्टेबिलिटी कितनी है, एक बैंक की साउंडनेस कितना है, एक बैंक कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, अगर कोई भी उसको लॉस हो रहा है, क्या उस लॉस से वो कितना विथस्टैंड करता है। फॉर कोई बैंक ले लो, एसबीआई मैंने बैंक लिया और सपोज एचडीएफसी मैंने लिया, अगर इनको कोई भी लॉस हो रहा है, थोड़ा सा अगर इनको लॉस भी हो रहा है, उन बैंक्स पे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें इतना अमाउंट होता है, ये इतना बिजनेस करते हैं, ये इतने साउंड होता है, इनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना फर्क उन पे ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए बोला जाता है इट इज द रेशियो दैट इंश्योर स्टेबिलिटी, साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एंड इंश्योर्स दैट इट इज एबल टू विथस्टैंड विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ लॉसेस। ठीक है, जो भी लॉस अगर उनको हो रहा है, उससे वो कितना स्टैंड करते हो, उससे उन पे इम्पैक्ट कितना पड़ता है। एक्चुअली देखता है कि इम्पैक्ट कितना पड़ता है, ये हमें कैपिटल एडुकेसी रेशियो ही बताता है। दिस रेशियो, अगर रिस्क वेटेड एसेट ज़्यादा है तो दैट मीन्स बैंक साउंड बैंक नहीं होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग बैंक नहीं होगा। ठीक है, वो किसी भी टाइम बंद हो सकता है। लेकिन अगर रिस्क वेटेड एसेट्स जो है, रिस्क, ठीक है, वेटेड एसेट जो है वो कम है, तो दैट मीन्स बैंक के पास कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैंने जो लोन दिया है वो तो उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हाउस लोन दिया, रिस्क है ही नहीं, उसको पता है अगर वो पे भी नहीं कर पा रहा है पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर हमें क्या करना है, उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कंजप्शन, अगर पर्सनल लोन दिया है किसी बैंक ने ज़्यादा, जम्मू कश्मीर बैंक ने पर्सनल लोन ज़्यादा दिया है, तो इसका मतलब वो रिस्क में, उसको खतरा है कि वो क्या कर सकता है, वो रिस्क में जा सकता है, क्योंकि उसको रिकवर कर, क्या पता कल वो पर्सन ए जो है रिकवर कर रिपे कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट में वहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। इसी से हमें पता चलता है कि एक बैंक का साउंडनेस कितनी है, किससे, कैपिटल एडुकेसी रेशियो से। आई होप आपको कैपिटल एडुकेसी रेशियो समझ आया होगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। दिस रेशियो इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टोटल अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, जो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया हुआ है। आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आपको ये याद रखना है। एज पर आरबीआई द रेशियो नीड टू बी मेंटेन्ड एट 9%। किसको, कैपिटल एडुकेसी रेशियो को कितना रखना है, 9% रखना है। ये एज पर आरबीआई द रेशियो नीड टू मेंटेन एज पर बेसल। लेकिन बेसल के हिसाब से, बेसल क्या बोल रहा है, जैसे बेसल कमेटी है, बेसल नॉर्म क्या बोलता है कि आपको कितना रखना है कैपिटल एडुकेसी रेशियो को, 8%। लेकिन इंडिया में आरबीआई क्या बोल रहा है, हमें 9% होना चाहिए। ठीक है, बेसल के अपने नॉर्म्स हैं, बेसल बोल रहे हैं आप 8% रखो, और आरबीआई बोल रहा है बैंक्स को आप कितना रखो, आप 9% रख सकते हो, 9% तक। ठीक है, किसको, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो क्वेश्चन आ गया कैपिटल एडुकेसी रेशियो कितना मेंटेन रखना पड़ता है, आपको बोलना 9%। बात बोला जाएगा कैपिटल एडुकेसी एज बोलता है बेसल कमेटी, आपको बोलना है 8%। इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको जहन में रखना है। आउट ऑफ 9%, जो 9% कैपिटल एडुकेसी रेशियो है टोटल, इसमें से 5.5% आपको रखना है टीयर फर्स्ट में, मतलब जो आपका इक्विटी शेयर्स में है। दूसरा, आपको कैपिटल एडुकेसी रेशियो किस फॉर्म में रखना, 1.5% जो होता है वो एडिशनल टीयर फर्स्ट में रखना है, मतलब जो आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। 2% जो है इसको आपको रखना है टीयर सेकंड में, दैट इज नॉन परमानेंट एसेट्स में आपको रखना है। ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने लिखा आउट ऑफ 9%, इसमें से 5.5% आपको रखो टीयर फर्स्ट में। ये भी मैंने आपको समझा टीयर फर्स्ट क्या होता है, मतलब जो आप इक्विटी शेयर्स में रखते हो। 1.5 रखो किस में, एडिशनल टीयर फर्स्ट में, मतलब इसका क्या होता है, जो आप किस में रखते हो, डिबेंचर्स में। सेकंड जो होता है ये आप रखो किस में, टीयर सेकंड में। इसका मतलब भी आपको मैंने बताया हुआ है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट्स में मेंशन करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कल हमारा इसका लास्ट लेक्चर होगा, किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का लास्ट लेक्चर होगा, और कल ही मैं आपको बताऊंगा आपको एडिशनल थोड़ा सा क्या करना है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, सो दैट आप कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम के लिए। परसों हम लेकर आएंगे, हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा फिजिकल पॉलिसी, दैट मीन्स हम टैक्स स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वहां से। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।